नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सैंपलिंग। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे संगणक के सिलेबस में एक यूनिट है, यानी नमूनीकरण की रूपरेखा। तो जो सैंपलिंग है वो क्या है, उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, सैंपलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, डाटा इकट्ठा करने के लिए। अब बात आ गई, डाटा इकट्ठा क्यों करना पड़ता है। क्या है कि सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है, कंपनियां बहुत ज्यादा उत्पादन करती है औद्योगिक जगत में, इन सब में डाटा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि सरकार को मोबाइल बांटने हैं विधवा महिलाओं को, तो उनको अपनी लागत का अनुमान लगाने के लिए या फिर ये पता करने के लिए कि विधवा महिला कितनी है, मोबाइल कितने लगेंगे, इसके लिए विधवाओं का डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। वैसे ही मान लो कि कोई कंपनी है, उसको घड़ी बनानी है, तो वो ये सोच रही है कि मैं किस रेंज में घड़ी बनाऊं, ज्यादातर ग्राहक कौन सी रेंज में घड़ी पहनते हैं, तो उसके लिए उसको जो है डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। तो डाटा कलेक्शन करने के लिए दो विधियां है। पहली विधि है वो है संगणना विधि, और दूसरी है वो है नमूनीकरण। अब इसको नमूनीकरण कह दो, चाहे सैंपलिंग कह दो, चाहे प्रतिचयन कह दो, चाहे प्रतिदर्श कह दो, ये सब इसी एक ही नाम है, समानार्थी रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखो, संगणना विधि और नमूनीकरण विधि, इन दोनों को समझने के लिए परिभाषा बाद में शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे आपको 1000 घर है गांव में, किसी गांव में 1000 घर है। इन 1000 घरों में से आपको यह पता करना है कि कितने घर गरीब है। यह पता करने के लिए आपके पास दो टेक्निक है। एक तो आप जो 1000 घर है उन सब पे एक एक घर जाओ और ये पता करो कि इनकी आमदनी कितनी है, ये गरीब है या गरीब नहीं है। हर घर जाना पड़ेगा जो 1000 घर है। दूसरी टेक्निक है कि इनमें से कुछ घर आप चले जाओ और उन घरों के आधार पर आप ये अनुमान लगा लो कि इतने में से इतने गरीब है तो आगे वाले में से कितने हो गए। जैसे मान लो कि आप गए हो 50 घर गए, उनमें से आपको पता चला कि 10 घर क्या है, गरीब है। 10 घर गरीब है, तो आप ये अंदाजा लगा लोगे कि 50 में से 10 है तो 1000 में से कितने होंगे, 200 गरीब। पहले में क्या किया, हर घर गए और हर घर जाकर आपने पता किया कि कितने गरीब है। दूसरे मात्र 50 घर गए और उनमें आधार पर पता कर लिया कितने घर गरीब है, 200 गरीब है। तो जो पहली विधि है हर घर गए, वो है संगणना विधि। दूसरी है 50 घर जाकर आपने ये पता कर लिया 1000 में से कितने गरीब है, वो है नमूनीकरण और सैंपलिंग। हमारा टॉपिक यही है, आपको इस पर पूरा फोकस रखना है, ये भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। अब देखो, जो संगणना विधि है इसके कुछ दोष भी है, कुछ लाभ भी है, हर चीज के कुछ ना कुछ घाटे फायदे होते ही हैं। तो संगणना विधि इसका सबसे बड़ा दोष क्या है, उदाहरण से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आपको हर घर जाना है, इसका मतलब आपका बहुत ज्यादा टाइम खर्च होगा। दूसरी, इस चीज में खर्चा भी आता है। जैसे मान लो ये तो मात्र 1000 घर का उदाहरण, या पूरे देश में घर घर घूमना है तो अपने को बहुत सारी आदमियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये क्या है, खर्चीली भी है। तो संगणना विधि का सबसे बड़ा दोष है खर्चीली है और समय अधिक लगता है। सॉरी, ये दोष है इसका, लाभ। संगणना विधि है, इसका लाभ क्या है। अब मान लो कि आप 1000 घर गए हो, तो इस आधार पर आपने देखा कि 205 घर गरीब है या फिर 195 घर गरीब है, लेकिन जो नमूनीकरण है उसमें से 200 है, तो एग्जैक्ट परिणाम है, यानी शुद्धता किसमें रहेगी,
वो रहेगी संगणना विधि में। तो इसका लाभ है, यदि हमें ज्यादा शुद्ध परिणाम प्राप्त करने हो तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? संगणना विधि का। इसी आधार पर जो नमूनीकरण विधि है इसके क्या लाभ है? ये इसकी उल्टी है, विपरीत। तो उस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे नमूनीकरण के लाभ, हाँ देखो, नमूनीकरण के लाभ, पहला लाभ है यह मितव्ययी है। दूसरा इसका लाभ क्या है कि इसमें गहन अध्ययन संभव है। ये मैं बताऊंगा गहन अध्ययन किस हिसाब से है। और तीसरा इसका लाभ है वह है शुद्धता का सत्यापन। अब देखो, मितव्ययी है, खर्चा कम आता है, यह तो आपको पता चल ही गया कि मात्र 50 घरों का अध्ययन करना है तो खर्चा कम आएगा। गहन अध्ययन देखो, एक होता है विस्तृत अध्ययन और एक होता है गहन अध्ययन। कि केवल आपको यही पता करना है कि कितने घर गरीब है, यहां तक तो ठीक है। आपको यह पता करने को कह दिए कि ये जो ज्यादा घर गरीब है ये अपना खर्चा है किस चीज में खर्च करते हैं, कहां से आमदनी प्राप्त करते हैं, इस हिसाब से आपको डाटा प्राप्त करना है। तो अभी मान लो कि 1000 घर आप जाओगे, हर घर का इस हिसाब से डाटा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मात्र आप 50 ही घर जा रहे हो तो उसके आधार पर आप 1000 घरों का अनुमान लगा लोगे। उन 50 घरों का आप क्या कर सकते हो? गहन अध्ययन कर सकते हो। तो जो नमूनीकरण विधि है इसका गहन अध्ययन संभव है। शुद्धता का सत्यापन, इसके बारे में वेदरबर्ग ने एक कथन भी कहा है कि जो नमूनीकरण विधि है इसके अंदर समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करके पूरे समग्र का अनुमान लगा सकते हैं और शुद्धता का सत्यापन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 1000 घरों में से आपने 50 घर चुने और निकले कितने? 10 घर गरीब। अब दूसरा कलेक्शन और लेना है आपको, दूसरा डाटा और दूसरे 50 घर चुने और उसके आधार पर आपने चयन किया तो उसमें से आपको 11 घर क्या मिल गए? गरीब मिल गए। तीसरा आपने 50 घर और चुने, उनमें से आपने और देखा तो उनमें आपको 9 घर गरीब मिल गए। तो अलग अलग सैंपल लेकर अपन ये पता कर सकते हैं कि अपना डाटा कितना करेक्ट है, कितना शुद्ध है। तो वो होता है शुद्धता का सत्यापन। अब इसके भी दोष है। जो परिणाम है वह कम शुद्ध प्राप्त होंगे संगणना की बजाय। सबसे बड़ा दोष होता है वो है प्रगणकों का पक्षपात। जो गणना करने वाले होते हैं वह कभी कभी आलस के कारण या किसी और कारण या फिर उनको परिणाम यदि पक्ष में प्राप्त करने हैं या विपक्ष में प्राप्त करने हैं उस आधार पर वे क्या कर सकते हैं? पक्षपात कर सकते हैं। और संगणना विधि की सबसे खासियत यही है कि इसमें जो डाटा कलेक्शन की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है ना, लगभग जगहों पर वो है देव प्रतिचयन, यानी किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि प्रगणक है उन्होंने पक्षपात कर लिया तो बाद में नमूने की जो प्रासंगिकता है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। और तीसरा इसका जो दोष है वो है विविधता या विभिन्न विशेषताओं वाले समूह। यदि समूह है भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले हैं, इकाइयां एक रूप की नहीं है, तो आप वहां पर नमूनीकरण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपने कंपनी है कोई, वो 5 चीजें बना रही है, बिस्कुट बना रही है, घड़ी बना रही है, भुजिया पापड़, इस हिसाब से आपने किसी एक की लागत का अनुमान करके ये अंदाजा निकालना चाहोगे कि बाकी की कितनी लागत है, तो वो वहां पर आपका अनुमान क्या है? बेकार है। क्योंकि यदि विभिन्न विशेषताओं वाले समूह है
तो वहां पर आप नमूनीकरण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। जहां पर एक रूप समग्र है वहीं पर केवल आपको नमूनीकरण विधि का प्रयोग करना है। अब देखो इतना आपने पढ़ा। अब सबसे बड़ा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है इनके क्षेत्र से कि संगणना विधि है वो कहां पर प्रयुक्त करनी है और जो नमूनीकरण विधि है वो कहां पर प्रयुक्त करनी है, क्योंकि इनके क्षेत्र है वो क्या अलग अलग है। दूसरी, यदि इनकी परिभाषा आपको देखनी हो संगणना विधि की तो सभी इकाइयों का अध्ययन, इसमें ये लिख लो सभी इकाइयों का अध्ययन। और जो नमूनीकरण विधि है इसकी परिभाषा लिख लो समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन। अब देखो ये समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन, समग्र क्या होता है, संपूर्ण इकाइयां उसको अपन क्या कहेंगे समग्र, इस नाम को याद रखना। संपूर्ण इकाइयां उसको क्या कहते हैं समग्र। और इसमें से यदि कुछ चुनी हुई इकाइयां हैं तो उसको कहेंगे नमूनीकरण की इकाइयां। इसके क्षेत्र या फिर अपन कहते हैं प्रयोग। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, एक तो जहां अधिक शुद्ध परिणाम की आवश्यकता है, अधिक शुद्ध परिणाम की आवश्यकता है, सीमित क्षेत्र, और तीसरी है विविधता। इनको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सीमित क्षेत्र यानी आपको ये कहते कि एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ मिट्टी पड़ी है, आपको ये अनुमान लगाना है कि ये मिट्टी कितनी है। कई बार अपन पढ़ते हैं ना कि अपने जो वातावरण है इसमें इतने लाख टन धूल है, तो वो क्या है कि अपन तोल के थोड़ी अनुमान लगा सकते हैं। वो तो केवल उस टाइम अपन क्या करेंगे नमूनीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। सड़क है दोनों तरफ मिट्टी पड़ी है तो अपन तोल के उसका अनुमान नहीं लगा सकते, वहां पर संगणना विधि काम में नहीं ले सकते। उस टाइम अपन को नमूनीकरण विधि काम में लेनी होगी। संगणना विधि किस टाइम काम में लेंगे, जब क्षेत्र सीमित होगा, 1000 घर है, 2000 घर है, 10,000 घर है, क्षेत्र सीमित है, तो उस टाइम अपन ने क्या काम में लेंगे संगणना विधि है। विविधता, जहां पर इकाइयां एक रूप नहीं है, अभी मैंने वो लागत वाला उदाहरण दिया, यानी अलग अलग इकाइयां विविध इकाइयां, तो उस टाइम अपन क्या काम में लेंगे संगणना विधि। इसी हिसाब पर नमूनीकरण विधि है, इसके प्रयोग अपन को कहां करेंगे, तो इसके जो विपरीत है वो प्रयोग यहां पर रख लेना। जैसे असीमित क्षेत्र है या विस्तृत क्षेत्र है, जहां पर एक रूप इकाइयां हैं, विविध वाली इकाइयां हैं, तो उस टाइम अपन कहां काम में लेंगे संगणना विधि। विविधता वाली इकाइयां तो संगणना विधि, और एक रूप इकाई है तो नमूनीकरण विधि। और समग्र समाप्ति का ध्येय, इसका एक सिंपल सा उदाहरण है। जैसे मान लो कि अपन टेस्टिंग के लिए पूरी इकाइयां काम में ले ले और वहां पर अपना समग्र समाप्ति हो जाए, तो वहां पर अपन जो है कौन सी विधि काम में लेंगे नमूनीकरण। जैसे मान लो कि खून की जांच करनी है, अपन पूरा का पूरा शरीर में से खून निकाल कर उसकी जांच करना चाहते तो उसका क्या परिणाम होगा, आदमी मर ही जाएगा। वहां पर अपन जो है ना संगणना विधि काम में नहीं ले सकते, वहां पर अपने पास एकमात्र उपाय है वो है नमूनीकरण विधि का। तो ये दोनों विधियों की जो दोष है लाभ है, इनके प्रयोग के क्षेत्र है, लगभग 1 से 2% यहां से बढ़ जाएंगे। इनको आप ध्यान से समझ लो। अब आगे देखो सैंपलिंग के आवश्यक तत्व क्या क्या है। पर्याप्त आकार, अब जैसे जो अपने सैंपल लिया है वो पर्याप्त आकार में होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने 1000 जो अपने घर थे उनमें से 5 घरों का सैंपल लेके अपन ये उसमें 5 में से 2 गरीब आए, तो अपन ने ये मान लिया कि जो 1000 है उनमें से जो 40% है वो गरीब है, वो गलत है। जो 1000 घर है उसका एक
पर्याप्त आकार का सैंपल होना चाहिए। 100 घरों का, 50 घरों का, ऐसे नहीं है 5-7 घरों का अपने सैंपल लेके अंदाजा लगा लिया। तो जो सैंपलिंग का आकार है वो पर्याप्त होना चाहिए। समान अवसर, जो हरेक इकाई है उसको उसमें शामिल होने का समान अवसर होना चाहिए। उसमें जो प्रगणक है उनका पक्षपात नहीं होना चाहिए। और देव प्रतिचयन वही काम में लेना चाहिए। प्रतिनिधि पूर्ण है। प्रतिनिधि पूर्ण का मतलब क्या होता है कि अपने को मान लो कि किसी उद्योगों की जो है उनकी स्थिति का अनुमान लगाना है। अपन ने केवल शहरों की उद्योग है वो शामिल कर दिए, केवल ग्रामीण उद्योग है उनको शामिल कर दिया, बड़े उद्योगों को शामिल नहीं किया, तो वो प्रतिनिधि पूर्ण नहीं है। जो सैंपल है उसमें सभी इकाइयां हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक रूपता, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि जो प्रतिचयन विधि है केवल एक रूपता हो उसी टाइम काम में आती है, विविधता वाली इकाइयों में काम में नहीं आती है। तो जो प्रतिचयन की इकाई है उनमें एक रूपता होनी चाहिए, तभी के प्रतिचयन काम में आएगा। अब जैसे ये देखो संभावना सिद्धांत यानी प्रायिकता, प्रायिकता अपन पढ़ते ही है। इसका सार देखो कि इसमें प्रत्येक इकाई के लिए जाने की समान संभावना रहती है। और जो देव प्रतिचयन है ये तो पूरा का पूरा इस संभावना सिद्धांत के आधार पर ही आधारित है। प्रत्येक इकाई के लिए जाने की समान संभावना, जैसे अपन को ये कहते हैं कि 5 है, 1 2 3 4 5 6 लिखे आए थे, उसमें से 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 एक बार होगा और कुल टोटल कितने 6, तो अपन इसको कहेंगे 1/6। इसका मतलब हुआ 2 आने की प्रायिकता क्या है, 1/6 है। यानी चाहे 1 2 3 4 5 6 इन सभी के आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। यानी सभी के लिए जाने की समान संभावना रहती है। इसी हिसाब से ताश के पत्ते पर वो उदाहरण बने हुए हैं ना, क्योंकि प्रत्येक इकाई है इसके उस सैंपल में लिए जाने की समान संभावना रहती है। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। और जो देव प्रतिचयन है वो पूरी संभावना सिद्धांत पर ही आधारित है। जो प्रायिकता है इसके आधार पर 2 नियम बने, एक तो है सांख्यिकीय नियमितता नियम और दूसरा है महांग जड़ता नियम। सांख्यिकीय नियमितता नियम क्या है कि सांख्यिकीय निष्कर्ष में एक नियमितता रहती है। जो सांख्यिकी निष्कर्ष है वो बार बार दोहराते रहते हैं। बीमा कंपनी है अपने करोड़ों का व्यवसाय इसी आधार पर करती है कि एक साल में इतने आदमी में से इतने आदमी मरेंगे। इस आधार पर वो आज करोड़ों अरबों का जो है अपना धंधा चला रही है। वो कौन सा नियम है, सांख्यिकी नियमितता नियम के आधार पर ही चला रही है, क्योंकि सांख्यिकी निष्कर्ष है इनमें एक नियमितता होती है, अपने आप में दोहराते रहते हैं वही निष्कर्ष। महांक जड़ता नियम है इसके आधार पर कि बड़े अंकों में छोटे अंकों से ज्यादा स्थिरता रहती है। जैसे एक जंगल है, जंगल के अंदर क्या होते हैं कि हर साल पौधे खराब होते रहते हैं, नहीं उगते रहते, लेकिन पूरा जंगल है उसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो छोटे अंकों की बजाय है बड़े अंक है वो ज्यादा स्थिर रहते हैं, उनमें कम बदलाव होता है, वह है महांक जड़ता नियम। हाँ, तो अब देखो प्रतिचयन की विधि है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन उठने के चांस है, तो इनको पूरा समझना। सबसे पहले सहविचार प्रतिचयन। जब अनुसंधानकर्ता किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ इकाइयों का चयन स्वयं की इच्छा अनुसार करता है तो उसको क्या कहते हैं, सहविचार प्रतिचयन। मान लो कि अनुसंधान करने वाला है, उसको कहते हैं कि 2 क्लास है, 2 क्लासों का जो मेंटली स्तर है उनका बौद्धिक स्तर है इसकी जांच करनी है। तो एक क्लास में से वो 10 लड़कों को उठाकर ले आएगा जो होशियार कमजोर उनका मिश्रण है, और दूसरी क्लास में भी 10 लड़कों को उठाकर ले आएगा। उसने क्या किया है, विशेष उद्देश्य के लिए यानी लड़कों का जो मेंटली स्तर है उसको जांचने के लिए इकाइयों का चयन है अपनी इच्छा अनुसार किया, 10-10 लड़के अपनी इच्छा अनुसार उठाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो दोनों क्लास है उनका बाद में कंपेयर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सहविचार प्रतिचयन। सोच विचार के खुद के विचार के हिसाब से जो प्रतिचयन किया है उसको क्या कहते हैं, सहविचार प्रतिचयन। इसके गुण क्या है, कम व्यय और विशेष महत्व वाली इकाइयों का चयन संभव है। यदि कोई एक स्पेशल होशियार क्लास का जो लड़का है स्पेशल होशियार है उसको यदि अपन ने शामिल नहीं किया, या फिर जो कमजोर लड़के उनको शामिल नहीं किया, तो अपने जो प्रतिचयन का महत्व है कम रह जाता है। तो इसमें जो भी विशेष महत्व वाली इकाई है इनका क्या हो जाता है, चयन हो जाता है। इसके दोष क्या है, पक्षपात। सबसे बड़ा दोष इसका यही है कि जो चयन करने वाला है वो पक्षपात कर सकता है। मान लो कि एक क्लास में से होशियार लड़की उठा ली और दूसरे में से कमजोर उठा ली कि मैं तो इस क्लास को होशियार दिखाऊंगा, तो अपने आप ही उसमें क्या है, पक्षपात के कारण ये विधि बिल्कुल खराब हो जाती है। और पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। यदि किसी नए व्यक्ति को कह दे कि इस क्लास में 10 छात्र उठाने उसमें से 10 छात्र उठाने, तो जो विशेष महत्व वाली है वो शामिल नहीं हो पाएगी।
अब देखो देव प्रतिचयन वेरी मोस्ट लगा लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो देव प्रतिचयन में पक्का आएगा, कम से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा भी आ सकते हैं। देव प्रतिचयन संपूर्ण समग्र में से कुछ इकाइयां आकस्मिक आधार पर ली जाती है। प्रत्येक इकाई के लिए जाने का समान अवसर होता है और प्रत्येदर्श का चयन है मनुष्य के हाथों से निकल गए देव योग या द्वारा होता है। बात समझ गए? यानी जो देव प्रतिचयन के अंदर इकाइयां चुनी जाती है वो अपने किसी पक्षपात से भेदभाव से नहीं चुन सकते, वो ऑटोमेटिक देव योग के आधार पर चुनी जाती है। सभी इकाइयों के लिए जाने को समान अवसर रहता है और जो इकाइयां है वह आकस्मिक आधार पर चुनी जाती है। इसका जो देव प्रतिचयन है इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लॉटरी प्रणाली। लॉटरी तो दो ठेके वगैरह पर्चियां निकलती है ना लॉटरी से, वो आपने देखी होगी, पर्चियां बनाकर किसी घड़ी वगैरह में डाल लेते हैं, छोटे बच्चे से निकालते हैं, तो वो लॉटरी प्रणाली है। ढोल घुमाकर, यानी कोई ढोल है उसके अंदर गत्ते के टुकड़े वगैरह डाल देते हैं और उस पर नंबर लिखा हुआ होता है। ढोल को फास्ट फास्ट घुमा के एक टुकड़ा निकालते हैं तो जो भी नंबर आएगा वो चुन लिया जाता है, तो वो हो गई ढोल घुमाकर। देव संख्याओं की सारणियां, जो कुछ विद्वान हुए उन्होंने अलग अलग देव संख्याओं की सारणियां दी। जैसे टिपेट है, टिपेट महोदय ने 10,400 संख्याओं की सारणी प्रस्तुत की थी। ये भी याद रखना कि कितनी संख्या हुई है, 10,400 संख्या हुई, ये टिपेट ने दी थी। तो इन सारणियों से भी अपन देव प्रतिचयन कर सकते हैं। आप जब संगणक की जॉब लग जाओगे, आपको बीच में काम करना होगा ना, तो ये जो देव सारणी है ये काम में लेनी पड़ेगी। आंख पर पट्टी बांधकर तीर मारना नॉर्मल से, मैप बना लिया, नक्शा बना लिया, उसमें मान लो कि कोई आयत है व्रत है उस हिसाब से बना लिया, उसमें आयत के खन्ने में अलग अलग नंबरिंग लग दी और फिर आंख बंद करके अपन तीर मारे, जिस खन्ने में तीर लग गया उस खन्ने की जो अंक है वो वाला चयन कर लेंगे इस हिसाब से। तो यह है देव प्रतिचयन। इसके गुण क्या है? बिल्कुल निष्पक्ष होता है, सबसे बड़ा इसका गुण यही है। प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयां हैं वो शामिल हो जाती है, मितव्ययी रहती है और संभावित अशुद्धता का माप, ये स्टैटिक्स, संभावित अशुद्धता का माप। जैसे मैंने बता दिया कि 1,000 घर वाला उदाहरण दिया था, उसमें से 50 घर चुने, दूसरा 50 घर लिया, उनमें जो डिफरेंस आएगा, मान लो कि पहले में 50 में से 10 आए, दूसरे में 9 आए, तो अपन ने देख लिया कि एक की अशुद्धता हो सकती है, तो अशुद्धता का माप अपने को पता लग जाता है, संभावित अशुद्धता का माप देव प्रतिचयन में। दोष क्या है? छोटा प्रतिदर्श। मान लो कि आपको 10 घरों का सर्वे करना है और आपने वहां पर देव प्रतिचयन विधि का प्रयोग कर लिया। अब 10 में से 2 घरों का या 4 घरों का इतना सैंपल इकट्ठा कर पाओगे, तो उस आधार पर जो निष्कर्ष निकालोगे ना वो सही नहीं होगा। तो छोटा प्रतिदर्श है, वहां पर जो देव प्रतिचयन है वो कम यूजफुल रहती है। एक रूपता का अभाव, जहां पर इकाइयों में एक रूपता नहीं है, विविधता वाली इकाई है, वहां पे देव प्रतिचयन है वो सही नहीं रहता है। और संपर्क असंभव, मान लो कि देव प्रतिचयन विधि के अंदर कुछ इकाइयां आपने चुनी देव योग से, एक दो इकाई ऐसी शामिल होगी जिससे आप संपर्क कर ही नहीं सकते, तो आपका जो है अनुसंधान है वह बीच में ही रह जाएगा। तो संपर्क असंभव वाली इकाइयां शामिल होने पर भी दिक्कत रहती है देव प्रतिचयन में। इस विधि है देव प्रतिचयन की सफलता की क्या क्या तत्व है? सफलता के तत्व है, सबसे पहले तो समान अवसर, हर इकाई को इसमें सम्मिलित होने का समान अवसर मिलना चाहिए, तभी अपनी देव प्रतिचयन विधि है वो सफल हो पाएगी। निष्पक्षता, मान लो कि आपने चिट बनाई, वो छोटी बड़ी बना ली, गत्ते के टुकड़े बनाए, छोटे बड़े बना लिए और आपने निष्पक्षता नहीं रखी, तो फिर देव प्रतिचयन का सफलता है वो अंधकार में चली जाएगी। एक रूपता है, इकाइयां एक रूप होनी चाहिए। अनिर्भरता होनी चाहिए, इकाइयां एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यदि ये शामिल होगी तो ये 4 तो शामिल हो ही जाएगी। वो निर्भरता होगी तो फिर देव प्रतिचयन इसके फायदे अपने को नहीं मिल पाएंगे। और चयन में स्थिरता, मान लो एक बार जो इकाई आपके चयन में आ गई, अब बार बार आपको चेंज नहीं करना है, नहीं नहीं इसको नहीं लेंगे, इसको लेना है, जो चयन में है वह स्थिरता होनी चाहिए, अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पढ़ ली सहविचार और देव प्रतिचयन। अब देखो स्तृत या मिश्रित प्रतिचयन, इसमें क्या है? ये सहविचार और देव प्रतिचयन है, इन दोनों विधियों का सम्मिश्रण है। इसमें समस्त समग्र को
पहले कुछ वर्गों या स्तरों में बांट दिया जाता है और उसके बाद उनमें से देव प्रतिचयन आधार पर कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। जैसे मान लो कि कॉलेज है, कॉलेज में समस्याओं का अध्ययन करना है, तो कॉलेज में छात्र भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, वहां का स्टाफ भी होगा, तो उन सब को जो शिक्षक है, छात्र है, स्टाफ है, उनको जो बांटा उसको क्या कहते हैं, वर्गों में उनको बांट लिया। और उसके बाद उनमें से 10-10% देव प्रतिचयन के आधार पर अपन चुन लेंगे। यह विधि वहां सर्वाधिक उपयुक्त है जहां विविध गुणों वाली इकाइयां हो तथा उनमें कुछ समानता भी हो। अलग अलग गुण वाली है, उनमें कुछ समानता भी है, यानी विविधता में एकता। तो यह है स्तरित या मिश्रित प्रतिचयन। फिर देखो बहुस्तरीय, इसको भी मोस्ट, वैसे तो आपके सिलेबस में 4 विधियां दी हुई है, चारों ही मोस्ट है, लेकिन देव प्रतिचयन और बहुस्तरीय प्रतिचयन ये दोनों विधियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन चारों विधियों के अलावा भी मैं कुछ आगे और विधियां भी करा दूंगा जिनके परीक्षा में क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। बहुस्तरीय या समूह प्रतिचयन यानी क्लस्टर सैंपलिंग आपके सिलेबस में दी हुई है, ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है वो भी दी हुई है। जब कई स्तरों से होकर प्रतिचयन की संपूर्ण प्रक्रिया गुजरती है तो यह बहुस्तरीय प्रतिचयन है, क्लस्टर सैंपलिंग है। एनएसओ है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, वो भी इस विधि का बहुस्तरीय प्रतिचयन विधि है, इसका काम में लेते हैं। जैसे ये कहा ना कई स्तरों से होकर प्रतिचयन की संपूर्ण प्रक्रिया, जैसे मान लो कि आपको ये कहते हैं कि जो लोग कपड़े पहनते हैं इनके बारे में अपन को अध्ययन करना है, तो क्या करेंगे, पहले बहुत अपने पास चयन की कई पूरा देश है, उनमें से अलग अलग राज्य है, तो जो राज्य है उनमें से देव प्रतिचयन के आधार पर कुछ राज्यों का चयन करेंगे। राज्य के बाद में अलग अलग जिले, उन जो देव प्रतिचयन के आधार पर अपने पास राज्य आई उनको उनमें से देव प्रतिचयन आधार पर कुछ जिलों का चयन करेंगे, उन जिलों में से कुछ तहसीलों का चयन करेंगे, तहसीलों में से कुछ गांवों का चयन करेंगे और गांवों में से कुछ वार्डों का और उसके बाद घरों का चयन करेंगे। तो यह कई स्तरों से होकर प्रतिचयन की संपूर्ण प्रक्रिया गुजरी है ना। इनमें भी जो प्रतिचयन इकाई है उनको समूह वर्गों में बांट लेते हैं, फिर प्रतिचयन किया जाता है। एनएसओ इसी विधि का प्रयोग करता है, जो एनएसओ डाटा इकट्ठा करता है, तो ये होगी बहुस्तरीय प्रतिचयन। फिर है व्यवस्थित देव प्रतिचयन। व्यवस्थित देव प्रतिचयन है, इसमें क्रमबद्ध करके सैंपल चुन लिया जाता है, इसे नियमित अंकन प्रणाली भी कहते हैं। ये भी देव प्रतिचयन है ना, उसी का एक भाग है व्यवस्थित देव प्रतिचयन। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग नाम से आपकी वो विधि दी हुई है ना, व्यवस्थित देव प्रतिचयन। वो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो 1000 घरों वाला उदाहरण अपन ने दिया था ना अभी, 1000 घरों में से आपको 50 इकाइयां चुननी है, तो आप क्या करोगे, जो 1000 घर है उनको एक क्रम दे दिया, 1 2 3 4 ऐसे लास्ट तक 1000 तक। अब उनमें से 50 चुननी है, यानी कितना मान लो कि 200 चुननी है, तो 20% चुनना है, 20% चुनना है। तो फिर आप क्या करोगे, 20% चुनने के लिए उनको क्रम दे दिया। क्रम देने के बाद जो 1 से 20 अंक है इनमें से देव प्रतिचयन के आधार पर कोई एक अंक चुन लो, मान लो अंक ले लिया आपके, आ गया 7। फिर अपन को कितनी चुननी है, 200 इकाइयां चुननी है, यानी हर 5वीं इकाई 7 और प्लस बाद में 5 आ जाए, अगली इकाई आ जाएगी 12, फिर 12 और 5 आ जाएगी 17, फिर आ जाएगी 17 5 22। इस हिसाब से अपन लास्ट तक इकाई चुनते जाएंगे। एक इकाई अपन ने चुन ली और उसके आधार पर बाकी लास्ट वाली इकाइयां जो अंतर है वो जोड़ते जाएंगे, यानी ये होगी व्यवस्थित देव प्रतिचयन। पहले जो भी अपने पास अपने सैंपल जो इकट्ठा करना है उसकी जो समस्त इकाइयां उनको क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, फिर उनमें से एक अंक है वो देव आधार पर चुन लिया जाता है, और फिर जो उनका गैपिंग है जितनी इकाइयां चुननी है इस हिसाब से उस इकाई में जोड़ते हुए लास्ट तक अपनी इकाइयां प्राप्त कर लेंगे। फिर है सुविधा अनुसार प्रतिचयन। यह सुविधा अनुसार प्रतिचयन है, इसमें देव प्रतिचयन का कोई लेना देना ही नहीं है, ये है कि नाम से पता चलता है सुविधा अनुसार। जैसे किसी आलसी व्यक्ति को कहते हैं कि आपको सैंपल इकट्ठे करने, तो अपने आसपास के देखेगा, आसपास के जो भी सैंपल उसको मिल रहे हैं उसको इकट्ठे करके ले आएगा। ये तो सुविधा अनुसार प्रतिचयन है। इसे अनियमित, आकस्मिक या अवसरवादी प्रतिचयन विधि भी कहते हैं।
फिर है स्वयं निर्धारित प्रतिचयन। शायद मेरे वाले एग्जाम के अंदर इसका एक प्रश्न भी आया था, स्वयं निर्धारित प्रतिचयन। इसके अंदर क्या है कि समग्र की जो इकाई है उसको शामिल होने की स्वतंत्रता होती है। जैसे मान लो कि कोई रेडियो प्रोग्राम है या कोई अखबार वाला है, वो कहते हैं भी मेरा अखबार किस किस को अच्छा लग रहा है, किस किस को बुरा लग रहा है, आप मुझे मत भेजो फोन के द्वारा या फिर मैसेज के द्वारा। जो भी मत भेजेंगे उनका अगले दिन नाम है प्रकाशन में लिया जाएगा। तो लोग है वो, कुछ लोग है अपना मत भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते। तो जो भी इकाइयां हैं समग्र की, उनको इसमें शामिल होने की खुद को स्वतंत्रता रहती है कि मैं मत भेजूं या नहीं भेजूं। तो ये कौन सी है? स्वयं निर्धारित प्रतिचयन। तो जो आपके ये प्रतिचयन की विधि है, इनमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे है वो मोटा मोटी मैंने आपको कवर करवा दी है। टॉपिक कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो बाकी स्टैटिक्स की क्लास है वो भी नेक्स्ट 2-4 दिनों में आपको इसी प्रकार लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।